हेलो गाइज, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो गाइज मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, बट आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है वो एक लॉ को फॉलो करती है। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस होता है उसके मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी मास को ना बढ़ाया जा सकता है ना कम किया जा सकता है। तो होगा क्या, वो इक्वल रहेगा। मैं देखो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका रिएक्टेंट, मैं लिख दे रहा हूँ रिएक्टेंट, और दूसरा बनता है हमारे पास प्रोडक्ट। ये रहा। तो ये जो लॉ है, ये लॉ कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। और अगर रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास में डिफरेंस आता है, इसका मतलब आपकी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो ठीक से नहीं हो रही है। तो क्योंकि ये लॉ को जरूर फॉलो करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप कहीं मार्केट में जाते हो और आप 1 किलो सब्जी खरीदते हो दुकान वाले से, आपने कहा भैया 1 किलो टमाटर दे दो, उसने आपको 1 किलो टमाटर दे दिए। क्या वो आपको 2 टमाटर ज़्यादा देना पसंद करेगा? नहीं। या आप उससे 2 टमाटर कम लेना पसंद करोगे? नहीं। अगर उसने आपको 2 टमाटर कम दिए या आपने 2 टमाटर ज़्यादा ले लिए तो वहाँ पर एक झगड़ा हो जाएगा, मतलब कि सेटिस्फैक्शन नहीं रह जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी अगर इनके मास में डिफरेंस आया तो ये बैलेंस नहीं रह जाएंगे, इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, वहाँ से समझते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक H2 है और ये H2 रिएक्ट करता है O2 से और एक प्रोडक्ट बनाता है ये H2O। ये रिएक्शन है हमारे पास। अब ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट हो गया है। चलिए अब इनके मास को चेक करते हैं। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इनके दोनों के एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए प्लस टोटल मास निकालेंगे ना, रिएक्टेंट जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके मास का सम कर देंगे। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो एक का 16 प्लस दूसरे का 16 कितना हो जाएगा? 32। 16 प्लस 16 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा, एटॉमिक मास 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16। चलिए 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34 इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है हमारा 34, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। किसके इक्वल आ रहा है ये? 18 के। 16 प्लस 2 18 हो गया है। क्या ये मास आपका इक्वल है? ये रिएक्टेंट का मास 34 आ रहा है और प्रोडक्ट का मास आपका 18 आ रहा है। क्या ये इक्वल आ रहा है? नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, जबकि इसको करना पड़ेगा। चलिए तो हम यहाँ पर इसी इक्वेशन को दोबारा से करके देखते हैं, बैलेंस करके। रिएक्शन क्या था हमारा? रिएक्शन था H2 प्लस O2 एरो H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए आपके? 2 2 जा 4, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी बैलेंस। अब चलिए इनका मास चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए हैं, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32। एक का 16 तो 2 का हो जाएगा 32। अब इनको दोबारा से ऐड करते हैं। 32 में आप 4 ऐड करेंगे 36 आएगा, और इधर आएगा आपका 32 में 4 ऐड करोगे तो 36। यानी कि रिएक्टेंट का मास जो है वो 36 है और प्रोडक्ट का मास भी 36 है। ये तो इक्वल हो गया है। क्या अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा? ऑफ कोर्स फॉलो करेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि किसी भी रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस है आपका, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट हैं उनका मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसीलिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कोई इक्वेशन फॉलो कर सके बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ में अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।